सुमन की बड़ी बहू अंधी थी, लेकिन फिर भी उसे घर का हर एक कोना अच्छे से पता था और वो हर काम भी बड़े ही ध्यान से किया करती थी। लेकिन सुमन की छोटी बहू जितनी ही तेज थी, उतनी ही चंट भी थी। उसमें लालच तो कूट कूट कर भरा था और इस बात को सुमन अच्छे से जानती थी। एक रोज सुमन सीढ़ियों से गिर जाती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। ये देख रिंकू जल्दी से अपनी सास को उठाती है और हॉस्पिटल लेकर जाती है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? माँ जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? अरे तू रुक, मैं डॉक्टर साहब से बात करती हूँ। अब विमला डॉक्टर से बात करती है तो डॉक्टर विमला और रिंकू से कहता है कि सुमन के गिरने से उसके सर के साथ कान में भी चोट आई है और कान का पर्दा फट गया है, जिससे वो अब कभी सुन नहीं सकती। ये सुन विमला को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या हुआ? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर से पूछा कि कान में पट्टी कब तक रहेगी? कैसे तुझे बताऊं कि तू अब सुन नहीं सकती। इसे सोने का इशारा कर देती हूँ ताकि ये आराम कर ले। हमें देख परेशान हो रही है। काकी, ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि माँ जी अब कभी नहीं सुन सकती? नहीं, ये अनर्थ कैसे हुआ? अब मेरी बातें, मेरा रोना कौन सुनेगा माँ जी? अरे बहू, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? तुझे दिख नहीं रहा है क्या कि तेरी सास अभी जिंदा है, मरी नहीं है? इसी बात का तो दुख है। मेरा मतलब माँ जी, ये क्या हो गया? मेरी आवाज भी आप नहीं सुन पा रही। विमला, इसको चुप करा वरना ले जा मेरे सामने से। ये हॉस्पिटल है, यहाँ इसका ड्रामा नहीं चलेगा। कह दे इससे। अब अगले ही दिन सुमन को घर लाया जाता है और विमला सुमन की अंधी बहू चंदा से कहती है, बहू यहाँ बैठ सोफे पर। तेरी सास भी तेरे बगल में है। अब वो ठीक है, लेकिन मेरी तेरी किसी की बात सुन नहीं सकती वो। लेकिन ये कैसे हो गया काकी? मैं माँ जी से अब कैसे बात करूँगी? हे प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? कितने दुख लिखेंगे मेरी किस्मत में। बहू संभाल अपने आप को। अब तुझे ही अपनी सास का सहारा बनना है और सुमन तो तुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा मानती है। दीदी, ये क्या हो गया? माँ जी अब कभी नहीं सुन सकती। मुझे तो जैसे ये पता चला, मेरे पैरों तले तो जमीन खिसक गई। ना जाने हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई। रिंकू, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी भी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। इतना कलेश करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही बात को बार बार मत बोल। अरे दीदी, आप भी कैसी बात कर रही हैं? अब माँ जी बहरी हो गई हैं तो हो गई हैं, इसमें हम भी क्या ही कर सकते हैं। सुमन की छोटी बहू चंदा बहू एकदम ठीक कह रही है। तू अपनी सास के लिए ये बहरी बहरी शब्द मत बोल। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब सुमन के बारे में बात कर रहे होते हैं और सोफे पर ही बैठी सब कुछ देख रही होती है, लेकिन उसे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है, जिस वजह से वो टुक टुक देख रही होती है सभी को। तभी सुमन अपनी पड़ोसन से कहती है, अरे विमला, क्या खुसुर फुसुर कर रही है जो मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा है? क्या मैं बहरी हूँ जो तुम लोग खुसर फुसर बातें कर रहे हो? और विमला, मैंने तो तेरी बात भी सुनी है। तूने अभी मेरी बहू को कहा कि चाय में जहर मिला दे। कैसे तुझे समझाऊं कि तू सुन नहीं सकती? तो तुझे हमारी बातें भी खुसफुस करती हुई लग रही है, लेकिन हम विमला को लिखकर तो समझा ही सकते हैं ना। अरे ओ छोटी बहू, जा लाला की दुकान से स्लेट ले आ, उस पर इसे लिखकर बातें समझाएंगे। अब रिंकू भी विमला को स्लेट लाकर देती है। जिस पर विमला लिखने के बाद सुमन को दिखाते हुए कहती है, मैंने इसमें लिखा है। हाँ सुमन, तू अब सुन नहीं सकती है, लेकिन तू चिंता ना कर, हम तेरा इलाज करवा देंगे और प्रभु ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या? ये तू कैसी बातें कर रही है विमला? मैं अब सुन नहीं सकती? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी मैं कल से कुछ सुन नहीं पा रही हूँ। अब तभी मुझे हर जगह एकदम शांत शांत सा माहौल लग रहा है। मैं चलती हूँ चंदा बहू, बस तू अपनी सास को दवा समय पर देती रहना। विमला के जाने के बाद ही रिंकू अपने कमरे में जाती है और बेड पर लेटकर खुद से हंसते हुए कहती है, अब तो ये घर, पैसा सब कुछ मेरा होगा। इन दोनों सास बहू को तो मैं आश्रम में रखाऊंगी और बस उसके बाद ये घर, जमीन, गाड़ी सब कुछ मेरी। इधर चंदा अपनी सास के लिए बहुत परेशान होती है और वो देर शाम भगवान के सामने दिया जलाकर भगवान से प्रार्थना करती है। तभी वहाँ रिंकू आती है और चंदा को पूजा करते हुए देख लात मारकर उसे गिरा देती है। कौन है? कौन है? और ये क्या तरीका है? अब ये अंधी मुझसे लड़ेगी? पहले देखना तो सीख जा और सुन ले कान खोलकर, तू इस घर में कुछ दिन की ही मेहमान है। चल अब जा किचन में मेरे लिए जैसे भी करके खाना बना कर ला। रिंकू, तूने मुझे लात मारा? वो भी जब मैं पूजा कर रही थी तब?
और ये सब तो क्यों कर रही है? और तू मुझे मेरे घर से निकालेगी? हाँ, मैंने तुझे मारा। अब ये घर कुछ दिनों बाद ही मेरा होने वाला है। और तो और तुम बहरी अंधी सास बहू को मैं इस घर से लात मार कर निकालूंगी। ये तुम सही नहीं कर रही हो। माँ जी अगर अभी ये सब सुन लेती तो माँ जी तुम्हें ही इस घर से निकाल देती। ये अच्छा था, लेकिन अब वो बहरी बुढ़िया खुद ही इतनी लाचार है कि ना जाने इस घर से निकाले जाने के बाद कहाँ ही जाएगी। चंदा को अब रिंकू दिन रात परेशान किया करती थी, यहाँ तक कि वो घर का कोई काम नहीं करती थी, बल्कि जैसे तैसे चंदा ही घर के कामों में लगी रहती थी। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। तभी एक रोज एक आदमी सुमन के घर आता है, जिसे देखकर सुमन अपनी बहू रिंकू से कहती है, अरे ये कौन है? बहू कौन है ये? और इन्हें किसने बुलाया है? माँ जी, ये आपके डॉक्टर हैं और ये आपसे कुछ कागज पर साइन करवाने आए हैं। नहीं नहीं माँ जी, साइन मत करना। कहीं ये रिंकू की कोई चाल है। वो हम दोनों को इस घर से निकालना चाहती है। अंधी, जितना बोलना है बोल ले, तेरी बहरी सास तो कुछ सुन ही नहीं सकती। ये सब बातें हो ही रही होती हैं कि तभी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे ये कौन है बहू जी? कौन है आप? ये तो माँ जी से उनके हॉस्पिटल के कागज पर साइन लेने आया था। हैं? ये सब डॉक्टर करने लगे? कहीं तू कुछ झोल तो नहीं कर रही है? ए बुढ़िया, अगर तूने भी ज्यादा 2-5 की ना तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरे घर का मामला है तो इससे दूर ही रह। अब कुछ दिनों बाद ये घर मेरा होने वाला है। ये तू क्या कह रही है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वो भी सुमन के जीते जी। विमला और चंदा रिंकू से बहस कर रही होती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरा दिमाग, मेरी आंखें, मेरा कान सब ठीक है। मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि कौन कितने पानी में है। क्या मतलब है आपका? आप बहरी होने का नाटक कर रही थी। हाँ, मैं देखना चाहती थी कि मेरे पीठ पीछे मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और यहाँ तक विमला भी मेरे साथ खड़ी रही, लेकिन तुझ जैसी लालची मैंने आज तक नहीं देखी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। ना जाने मुझसे क्या हो गया था। और आप जाइए यहाँ से। मुझे नहीं करवाना अपनी माँ जी का ये घर अपने नाम। मैं तो ऐसे ही खुश हूँ। नहीं नहीं बहू, तूने जो भी किया उसकी तो कोई भी माफी नहीं मिल सकती। तूने मेरे साथ जो किया सो किया। मेरी अंधी बहू को तूने लात मारी, उससे खाना बनवाया, उसे मारा पीटा। माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। सुमन अपनी छोटी बहू की एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। दोबारा जो इस घर में आने की सोची ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तेरे लिए। माँ जी वो कहाँ जाएगी? उसे घर से मत निकालिए। बहू, तू दिल की अच्छी है तो जरूरी नहीं है कि सभी अच्छे हो। कभी कभी किसी के जाने से ही नई खुशियों का आगमन होता है। अगर ऐसा होता है तो उसे जाने देना चाहिए। सुमन तो बस बहरी होने का नाटक कर रही थी, लेकिन उस नाटक से सुमन को बहुत सीख मिलती है कि कैसे अपने ही अपनी मुसीबत में हमें गिराने में लगे होते हैं। कहते हैं कि अमीरी गरीबी में जमीन आसमान का अंतर होता है। ऐसे ही एक कहानी लेकर हम आज आपके पास आए हैं। ये कहानी है 2 बहनों की जो कि गरीब परिवार में पली बड़ी थी, उषा और निशा। जहां दोनों की शादी अलग अलग परिवारों में होती है, लेकिन दोनों ही अलग अलग किस्मत लेकर पैदा हुई थी। इसीलिए उषा का ससुराल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है और बहुत अमीर हो जाता है। वहीं निशा के पति की कुछ सालों बाद मौत हो जाती है और उसे दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा करना पड़ता है। किस्मत से दोनों की एक एक लड़का था, लेकिन अलग अलग नसीबों के साथ। दिन बीतते हैं और एक दिन उषा महंगी चमचमाती गाड़ी में मिठाई और तोहफे लेकर निशा के घर आती है। अरे निशा, कैसी है मेरी बहन? कुशल मंगल तो है ना? अरे उषा, तू बड़े सालों बाद आई। आज इस गरीब बहन की याद तुझे कैसे आ गई? याद तो मैं तुझे रोज करती हूँ, लेकिन रोज के कामों से फुर्सत मिले तब ना। वैसे तो सब काम नौकर करते हैं, लेकिन नौकरों का क्या भरोसा, नजर तो रखनी ही पड़ती है ना। हाँ, ये तो तूने सही बोला। मेरा भी सारा दिन या तो दूसरों के घरों में काम करने में गुजर जाता है या अपने घर के काम करने में। उषा ये सुनकर उदास होने का दिखावा करती है, जबकि उसे अपनी बहन की गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। खैर, मैं तो तुझे ये बताने आई हूँ कि मैंने अपने बेटे धीरज की शादी तय कर दी है। अगले हफ्ते उसकी शादी है और तुझे आना है। आखिर मौसी शादी में नहीं नाचेगी तो रंग कैसे जमेगा? हाँ, क्यों नहीं, वो भी तो मेरे बेटे देव जैसा है। मैं जरूर आऊंगी शादी में। निशा की बात सुनकर उषा दिखावे का मेल मिलाप करके वहाँ से चली जाती है और निशा की परेशानियाँ और मन के सवाल उसे घेर लेते हैं।
जिसके बाद वो अपने आप से पूछ बैठती है। उषा के बेटे से मेरा बेटा तो 2 साल बड़ा है, मुझे उसकी शादी की तैयारी करनी होगी। हे भगवान, उषा तो अमीर है, वो तो एक अच्छी गाजे वाजे वाली बारात निकाल लेगी, लेकिन मैं क्या करूं? निशा इन सवालों को चीरते हुए हकीकत में कदम रखती है और अपने सोने की चूड़ियों को बेचकर उषा के बेटे धीरज की बारात में देव के साथ जाती है। हाथी पर धीरज की बारात निकली और निशा ने भी अपने बच्चे की बारात की तरह खूब नाचकर बारात में जश्न मनाया। बारात बड़े से बैंक्वेट में पहुंची, जहां बड़े बड़े झूमर, महंगी महंगी पोशाकों में लोग थे। औरतें गहनों से लदी हुई थी। खाने में इतने पकवान थे कि शायद उतने पकवान निशा ने सारी जिंदगी ना खाए हो। देव ये देखकर कहने लगा, माँ, मैंने ऐसी बारात कभी नहीं देखी। काश मेरी भी बारात में ऐसी आ जाती। हमें तो इस शादी में आने के लिए भी आपकी सोने की चूड़ियाँ बेचनी पड़ी। कितना फर्क है ना अमीर और गरीब की बारात में। देव की इस बात से निशा को ये आभास होता है जैसे मानो देव ने उसकी हालत और ममता पर सवाल उठा दिया हो। पर निशा बेचारी करती तो क्या करती। गाजे बाजे के साथ जयमाला हुई और अब दुल्हा दुल्हन पर गुलाब के फूल फेंकने लगे। इतने फूलों को खरीदने की कीमत शायद निशा के घर के कई महीनों के राशन के बराबर थी। विदाई के समय लड़की वालों ने सब बारातियों को एक एक सोने का सिक्का देकर विदा किया और जब डोली उषा के घर आई तो निशा और देव अपने घर को जाने लगे और उषा ने उन्हें रोक कर कहा, अरे सुन तो निशा, जाते हुए ये थैला ले जा, इसमें शादी का बचा हुआ खाना पैक कर दिया है, तेरे काम आएगा। पर उषा, वो मैं। निशा मना करना चाहती थी लेकिन क्या बोलती। उसने थैले को अपने हाथ में लिया और देव का हाथ थामकर घर की ओर निकल पड़ी। दिन बीते और देव का रिश्ता एक साधारण से घर में तय होने पर निशा भी कार्ड लेकर उषा के घर गई और बोलने लगी, उषा बहन, भगवान की कृपा से मैंने भी अपने बेटे देव का रिश्ता तय कर दिया है और तुझे जरूर आना है। 10 दिन बाद शादी का मुहूर्त है। देख निशा, तू तो सगी बहन है, तुझसे क्या छुपाना। मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन मेरा बेटा और बहू नहीं आएंगे। वो क्या है ना कि उन्हें गरीबों की शादी में खाना खाना पसंद नहीं आता। वो तो नौकरों की शादी में भी नहीं जाते। निशा ये सुनकर चुप्पी साध लेती है और वहाँ से अपने घर की ओर आ जाती है। वो मेहनत करके पैसा जमा करती है। देव भी एक जूते की फैक्ट्री में कारीगर था और उसने भी कुछ रकम जमा की थी। दिन गुजरे और बारात का दिन आया। उषा गहनों से सज धज कर बारात में शामिल होने पहुंची, जहां लोगों ने घर के मामूली कपड़े पहने थे। किसी के जूते फटे हुए थे तो कोई बारात में नाचते लोगों के पास से चिल्लड़ लूट रहा था, जिसे देख उषा निशा के पास गई। देख, मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है, ना जाने इन लोगों को कैसी कैसी बीमारी होगी। ना बाबा ना, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकने वाली। कोई बात नहीं उषा, बारात पहुँचने दो, जयमाला होते ही निकल जाना। उषा की नजर निशा की साड़ी पर गई और वो बोलने लगी, ये तो वही साड़ी है ना जो तुमने धीरज की शादी में पहनी थी। अरे आज तो महंगी साड़ी पहन लेती, अगर नहीं थी तो मुझे बता देती, मैं अपनी कोई पुरानी साड़ी लाकर तुझे दे देती। कोई बात नहीं बहन, चलो थोड़ा नाच गा लो, बारात निकलने वाली है। उषा निशा को अपनी कही बात को घुमाते देखकर मुंह बना लेती है। कुछ देर बाद देव घोड़ी पर बैठकर तंग गलियों से गुजरता हुआ बारात घर में आता है। उषा वहाँ हर चीज को देखकर मुंह बना रही थी, जैसे कि वो अमीर और गरीब की बारात की तुलना कर रही थी। ना जगह अच्छी, ना यहाँ के लोग। यहाँ से अच्छे कपड़े तो मेरे घर के नौकर पहनते हैं। अच्छा है, अगर मेरी सगी बहन नहीं होती ना तो मैं शादी में कभी आती ही नहीं। उषा की कही बात दुल्हन की बहन स्वाति सुन लेती है, लेकिन उषा बारातियों की तरफ से है, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती। शादी में खाना दुल्हन के आने तक शुरू ही नहीं होता ताकि खाना कम ना पड़ जाए। थोड़ी देर में दुल्हन अपनी माँ की पोशाक पहने बारात घर में आती है और उषा निशा के पास जाकर कहती है, निशा, ये कैसे गरीब घर में रिश्ता जोड़ा है तूने? मुझे बता देती, मैं कहीं अच्छा दहेज दिलवाकर बड़े घर में रिश्ता कर देती देव का। आखिर वो भी मेरे बेटे जैसा था। उषा, तू ऐसी क्यों कह रही है? क्या हो गया? अंधी है क्या? दिख नहीं रहा? इन लोगों की इतनी औकात नहीं थी कि बेटी को एक शादी का जोड़ा दिलवा पाते। भिखारी है भिखारी, और तूने ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ लिया। ऐसी बात नहीं है उषा, बहू की माँ नहीं है ना, इसीलिए उसने अपनी माँ की याद में शादी वाले दिन अपनी माँ की शादी का जोड़ा डाला है। अरे रहने दे, ये सब तो बहाना है, मैं सब जानती हूँ, तू मुझे मत सिखा। उषा ये बोलती है और निशा भी बारात में कोई तमाशा न हो इसीलिए कुछ नहीं कहती। जिसके बाद जयमाला होते ही खाना शुरू होता है।
और उषा खाने का एक निवाला खाते ही थूकते हुए कहती है, थू, ये भी कोई खाना है? मेरे घर का बासी खाना भी इससे ज्यादा स्वाद होता है। सारे मुंह का टेस्ट खराब कर दिया। उषा की बात निशा और बारात में आए सब लोग सुन रहे थे, लेकिन वहीं पास में खड़ी स्वाति से अब ये सब होता देखा नहीं जाता और वो उषा के पास आकर कहने लगती है, आंटी जी, जब खाना इतना खराब है तो मत खाइए और अपना ये महंगा मुंह और तेवर उठाकर जाइए यहाँ से। बदतमीज लड़की, कौन है तू जो ऐसे बोल रही है? मैं उस पिता की बेटी हूँ जिसने अपनी मेहनत और पसीने से मेरी बहन की शादी की, हर एक चीज का इंतजाम किया, खुद ना जाने कितना कर्जा लेकर इस शादी की तैयारी की है ताकि कोई कमी न रह जाए। और आप वो है जो एक गरीब के घर गरीब की बारात के साथ आकर अपनी अमीरी दिखा रही है। हाय दया, देखो तो इस लड़की को कैसे कैंची की तरह जुबान चला रही है। कोई लाज शर्म है या नहीं? बस उषा, बहुत हुआ। स्वाति सही कह रही है, अगर तुमको तकलीफ है तो तुम जा सकती हो यहाँ से। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम लोगों की गरीबों वाली बारात में शामिल होने का। जा रही हूँ मैं। उषा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आखिर हर कहानी में अंत में किरदार माफी मांगे या सुधर जाए, ये जरूरी तो नहीं, लेकिन उस दिन के बाद वहाँ मौजूद कई लोगों को उनके कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं, जो कि अपने मन में शायद खाने की, शादी की तैयारियों की बुराइयां कर रहे थे। नेहा अपनी माँ के साथ रहा करती थी। नेहा के पिता की काफी समय पहले एक हादसे में जान चली गई थी, इसीलिए अब कामिनी ने ही अपनी बेटी नेहा को पाला था। बढ़ती महंगाई और गरीबी की वजह से कामिनी अपने घर में बहुत सादा खाना ही बनाया करती। ऐसे ही हर दिन की तरह कामिनी ने घर पर दाल चावल बनाए हुए थे और स्कूल से नेहा लौट कर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, जल्दी से कुछ अच्छा सा खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लगी है, पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। हाँ बेटा, बनाया है ना, दाल चावल बनाया है और आलू का चोखा। लेकिन माँ, कल भी तो खाया था ना दाल चावल और चोखा, और परसों भी, और फिर उससे एक दिन पहले भी। मैं जानती हूँ बेटी, लेकिन घर में जो होगा मैं तो वही बनाऊंगी। आज और खा ले, कल मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दूंगी। माँ, आप कुछ अलग क्यों नहीं बनाती हो? मुझे दाल चावल नहीं खाना, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर अब नेहा घर से बाहर चली जाती है और वहाँ उसे उसकी दोस्त सुमन मिलती है। वहीं दूसरी ओर घर में नेहा की माँ कामिनी रोते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, मैं अब क्या करूंगी? मेरी एक ही बेटी है, लेकिन गरीबी के चलते उसका भी कुछ पसंद का खिला नहीं पाती हूँ। यहाँ कामिनी अपनी बेटी के लिए परेशान हो रही थी। वहीं दूसरी ओर नेहा को गुस्से में देखकर सुमन उससे कहती है, अरे नेहा, क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों है? कुछ हुआ है क्या? तेरी माँ ने तुझे कुछ कहा? कुछ नहीं यार, मेरे लिए ये सब नया नहीं है। हर दिन किसी न किसी बात पर मेरी और माँ की लड़ाई हो जाती है। ये बता कि तू कहाँ जा रही है? मैं तो यार बाजार जा रही थी, सोचा कि आज बाहर से ही कुछ खा लूं। तू चलेगी क्या मेरे साथ? यार, भूख तो मुझे भी लग रही है। एक काम करती हूँ, इसी के साथ चलकर खा लेती हूँ, लेकिन मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अरे तुझे क्या हो गया? अब कहाँ अपने सपनों में खो गई तू? कुछ नहीं, बस तू जा, मैं नहीं जा पाऊंगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है ना कि मैं कहीं बाहर जाके कुछ खा सकूं। अरे तो क्या हो गया, मैं दे दूंगी तेरे पैसे भी, तू बस मेरे साथ चल, हम दोनों खा लेंगे। अब दोनों बाजार कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नेहा की माँ कामिनी उसका इंतजार कर रही थी, पर अभी तक नेहा घर नहीं आई थी। उसकी चिंता में वो यहाँ से वहाँ घर के बाहर ही टहल रही थी और नेहा सुमन के साथ बाजार में मोमोज खा रही थी और घर पर नेहा की माँ उसका इंतजार कर रही थी। हे भगवान, ये लड़की गुस्से में ना जाने कहाँ चली गई। उसने कुछ खाया भी नहीं है, भूखी प्यासी पता नहीं कहाँ घूम रही होगी। खाना भी ठंडा हो गया है, एक बार गर्म कर देती हूँ, क्या पता आ ही रही हो। कामिनी नेहा के लिए खाना गर्म करती है, तो वहीं दूसरी ओर नेहा बाजार में चाउमीन के मजे ले रही थी। यहाँ कामिनी खाना गर्म करने के बाद घर के बाहर बैठ जाती है और नेहा का इंतजार करती है, तो बाजार में नेहा गोलगप्पे खाते हुए आनंद ले रही थी। अरे वाह सुमन, ये गोलगप्पे तो बहुत ही मजेदार है। मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ इतना कुछ मिलता है। नेहा, तू भी क्या याद रखेगी? मेरे साथ रहेगी तो मजे में ही खाए पिएगी और ऐश करेगी। यार सुमन, तेरे पापा तो पैसे वाले अमीर हैं, लेकिन मैं तो गरीब हूँ। मैं ये सब रोज रोज नहीं खा सकती। हम गरीबों के नसीब में तो बस दाल चावल है।
तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? मैं हूँ ना तेरे साथ। जरूरी नहीं है कि तू रोज रोज दाल चावल ही खाए। सुमन नेहा को अपने पैसों से बाजार में बहुत कुछ खिलाती है और वहाँ नेहा की माँ कामिनी घर पर नेहा का इंतजार कर रही थी और बार बार खाना गर्म कर रही थी। कुछ देर बाद नेहा भी मुस्कुराते हुए घर आती है और उसे देखकर कामिनी कहती है, बेटी नेहा तू आ गई। चल अब जल्दी से खाना खा ले। बहुत देर हो गई तुझे बाहर गए हुए। मुझे पता है तू अपनी माँ से ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकती और भूखी तो बिल्कुल नहीं रह सकती। चल जल्दी से खाना खा ले बेटा। माँ मेरा तो पेट भरा हुआ है। वो क्या है ना, बाहर मुझे मेरी दोस्त सुमन मिल गई थी तो उसने मुझे बाजार से बहुत कुछ खिलाया, इसलिए मेरी भूख ही मर गई। क्या कहा? भूख मिट गई? मुझे लगा तू गुस्सा है और कुछ खाया नहीं होगा, इसीलिए मैंने भी कुछ नहीं खाया बेटा। माँ आप खा लीजिए, मैं जा रही हूँ सोने। मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। नेहा अब सोने चली जाती है और यहाँ कामिनी भी खाना नहीं खाती और खुद भी भूखी सो जाती है। यूं ही एक दिन और बीत जाता है। अगली सुबह नेहा तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि स्कूल में किसी लड़की का जन्मदिन था जो कि एक अमीर परिवार से थी। उसने अपने सभी दोस्तों को पिज्जा पार्टी दी थी सिवाय नेहा के, और ये देखकर नेहा बहुत उदास हो जाती है। लेकिन सुमन नेहा के पास आकर कहती है, अरे नेहा तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हें नैना ने पिज्जा नहीं दिया क्या? ऐसा नहीं है, मैंने खुद ही नहीं लिया। क्या कहा? तूने नहीं लिया या उसने नहीं दिया? मैं सब जानती हूँ कि नैना तुम्हें पसंद नहीं करती। अच्छा चलो उसकी बात जाने दो। एक काम करते हैं कि हम दोनों साथ में पिज्जे को खाते हैं। लेकिन सुमन ये तो तुम्हारा पिज्जा है ना, तुम इसे मुझे क्यों दे रही हो? तुम खाओ इसे, मैं नहीं खा सकती। हम दोनों दोस्त हैं ना, तो हम दोनों भी इसे मिल बांट कर ही खाएंगे। नेहा को अब सुमन पिज्जा खाने के लिए दे देती है। नेहा ने पहली बार पिज्जा खाया था, उसे पिज्जे का स्वाद बहुत पसंद आता है और वो कहती है, यार सुमन ये पिज्जा तो बहुत ही अच्छा है। मैंने कभी पिज्जा नहीं खाया, लेकिन आज खा रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। नेहा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये सब तो अमीरों के लिए एक दिन में एक बार के खाने में से एक होता है। मैं तो खुद कभी कभी खा ही लेती हूँ। पिज्जा, बर्गर, मोमो ये सब अमीरों के चोचले होते हैं। मुझे तो घर का दाल चावल ज्यादा पसंद आता है। यार तू कितनी लकी है ना, तेरे मम्मी पापा अमीर है और वो तुझे रोज ये अमीरों वाला खाना खाने को मिलता है, और एक मेरे घर में तो बस रोज दाल चावल ही बनते हैं। अरे अब तू ज्यादा मत सोच और आराम से खा ले, वरना पिज्जा ठंडा हो जाएगा। नेहा और सुमन पिज्जा खा लेते हैं और यूं ही अब कुछ समय बाद जब स्कूल की छुट्टी होने वाली थी, नेहा अपने घर जाती है और अपनी माँ को कहती है, माँ आपको पता है आज मैंने पिज्जा खाया था। स्कूल में एक लड़की का जन्मदिन था तो उसने सबको पिज्जा खिलाया। मुझे तो बहुत मजा आया खाकर। बेटी ये सब अमीरों का खाना होता है, हम गरीबों के नसीब में ये कहाँ, क्योंकि ये सब बहुत महंगा है। तो तू ज्यादा किसी के साथ ये सब मत खाना, वरना तुझे इन सब की आदत लग जाएगी। माँ एक बात बताओ, आपने कभी खाया है ये अमीरों वाला खाना? अरे मेरी बच्ची, तुझे क्या लगता है मैंने कभी खाया नहीं होगा ऐसा खाना? हम गरीबों के घर दाल चावल बनते हैं, अमीरों का खाना नहीं। जब से तेरे पापा इस दुनिया को छोड़ कर गए हैं ना, तब से तो मैंने दाल चावल के अलावा कुछ और खाया ही नहीं। इतना कहकर अब कामिनी अपने कामों में लग जाती है और नेहा खुद से कहती है, माँ ने कभी भी अमीरों वाला खाना नहीं खाया है। अब मैं माँ को अमीरों वाला खाना खिलाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अब यूं ही वक्त गुजरता है और नेहा स्कूल के सभी बच्चों से उनका होमवर्क करवाने के लिए कहती है, जिसके लिए वो उनसे बदले में 10 रुपए लेती है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद नेहा की माँ का जन्मदिन था, तो इसीलिए वो होमवर्क करके मिलने वाले पैसों से अपनी माँ के जन्मदिन पर बहुत सारा अलग अलग तरह का खाना लेकर आती है, जो कि कामिनी ने कभी नहीं खाया था और कुछ को तो देखा तक नहीं था। ये सब कहाँ से आया बेटी? माँ ये अमीरों वाला खाना है। आपने कहा था ना कि आपने अमीरों वाला खाना कभी नहीं खाया, तो मैंने सोचा कि आपके जन्मदिन पर क्यों ना मैं आपको ये खाना खिलाऊं। जरूरी नहीं है ना कि बस अमीर के घर ही अमीरों वाला खाना आए, गरीब के घर भी तो अमीरों वाला खाना हो सकता है ना। लेकिन बेटी ये सब करने के लिए पैसे कहाँ से आए? अब नेहा कामिनी को सब कुछ बताती है और अपनी बेटी की बातें सुनकर कामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।